बट देन देयर इज अ सेकंड पॉइंट विच आई ऑल्सो वांट टू हाईलाइट इज लास्ट 2-3 साल में अगर आपने देखा, जैसे लाइक आई हाईलाइटेड, काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए हैं, बट उसके बाद भी अगर देखें इंडियन इकोनॉमी इज मच स्टेबल, मच रेजिलियंट, जो हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं है जैसे बाकी मार्केट्स का जो हम लोगों ने हाल देखा है। इंडिया काफी स्ट्रांग रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, जो विच वी आर सीइंग इन इंडिया इज दैट जो इंडिया का जो अंदरूनी या इंटरनल जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो काफी स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है। आई थिंक जो एम्फी ने जो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है बहुत सक्सेसफुली रन किया है। यू हैव सीन मेनी क्रिकेट प्लेयर्स, तो आप मैच देखते हैं बीच में तो तेंदुलकर भी आके बोल रहा है, धोनी भी आके बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, एंड देन ही इज गिविंग दैट कंसेप्ट एंड ऑल। उसके कारण एक्चुअली एक्सेप्टेंस काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है म्यूचुअल फंड का, नो डाउट। सो दैट्स वन थिंग विच आई विल से वेरी पॉजिटिव कैटलिस्ट। सेकंड, रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस इंडस्ट्री को ज्यादा सेफ बनाने के लिए। तो वन थिंग विच बहुत क्लियर इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि ये थोड़ा हाई रिस्क वाला कैटेगरी है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स में ऐसा रहता है कि आपको सारे सेक्टर्स का एक एक्सपोजर मिल जाता है। तो ओवरऑल उसमें कुछ सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर नहीं करते हैं, तो ओवरऑल आपको एक बेटर रिटर्न प्रोफाइल बन जाता है। बट अब जब सेक्टर फंड्स लेते हैं, अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा नहीं किया तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दैट इज गोइंग टू कम डाउन, ड्रैग योर पोर्टफोलियो डाउन। मेरा यही पॉइंट है कि आपका जो वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी है, आप एक लेंस में नहीं देख सकते किसी एक सेक्टर को, किसी एक थीम को। दैट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। सो देयर वुड बी सम सेक्टर्स व्हिच गोस थ्रू अ डीप डिस्काउंट एंड दे कम इनटू वैल्यू। कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड दे मूव आउट ऑफ वैल्यू। सो वैल्यू इज समथिंग व्हिच वी बिलीव इज अ वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस, वेरी डायनामिक प्रोसेस। मार्केट समटाइम्स moves like a pendulum। तो कभी एक्सट्रीम में चला जाता है मार्केट एंड कभी एकदम पेसिमिस्टिक साइड में चला जाता है और काफी टाइम बीच में रहता है। और ये एप्लीकेबल है वेरियस स्टाइल्स का। वन थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड इज दैट बहुत थिन लाइन है बिटवीन बीइंग कॉन्ट्रेरियन and being idiot. So there was a period when I did a personal mistake जहाँ पे मैंने, I'll give you an example, when Russia-Ukraine kind of a war happened and there was a stock which was something which was globally, which was having an exposure to Russia. I kind of invested in that. वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर मनीष आर। ही इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट कम्युनिकेशन एट ICICI Prudential Asset Management Company Limited. Mr. Manish joined ICICI Prudential Asset Management Company Limited in May 2011. As the head of product communication, he acts as the link between the fund management team and the sales team. He frequently addresses webinars and con calls on scheme updates with distribution channels and the AMC sales team to effectively communicate house views on market and investment strategies. In his current role, he is also responsible for closely working with the investment team to design and formalize the product and various macro strategies. He is responsible for managing various in-house valuation and asset allocation models. He takes care of managing communication for mutual funds and credit AIF. Mr. Manish started his career with ICICI Prudential and has a rich experience of more than 10 years in functions from sales to product designing and product communication. Mr. Manish R has done his MBA in finance from ICFI Business School. Hi Manish and welcome to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining us today. Thank you, Namrata, and thank you, Grow Team, for giving us an opportunity on this platform. Thank you. Yeah, so Manish, हमारे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज एंड वी आर ट्राइंग टू गेट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिससे कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो। तो आज मैं आपसे काफ़ी सवाल पूछने वाली हूँ एंड वी वुड लव टू हियर योर व्यूज ऑन द सेम। So we'll start off with something which is very recent, something जो हमें आजकल I think काफ़ी स्ट्रेस दे रहा है। The fact कि पिछले 1.5 सालों में हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी बढ़ गया है एंड द इशू जस्ट डजंट सीम टू एंड, राइट? चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या अभी दैट वी आर सीइंग इजराइल एंड द हमास प्रॉब्लम। सो ये जो मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स चल रही हैं दैट हैज़ ऑब्वियसली लेड टू US डॉलर स्ट्रेंथनिंग, और जिसकी वजह से अब जो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ हेवन गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, राइट? अब काफ़ी इन्वेस्टर्स गोल्ड में इंटरेस्टेड हो रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा या फिर इंडियन एक्विटीज पे क्या इम्पैक्ट होगा? जी, मेरे ख्याल से इसका आंसर एक्चुअली इसके रिलेटेड एक दो एस्पेक्ट हैं इसमें. पहला एस्पेक्ट आपने जो बोला है, लाइक वेरी ट्रू दैट जियोपॉलिटिकल टेंशंस इज ऑन द राइज. तो लास्ट अगर आप 2-3 साल देखें तो काफी सारे टेंशंस बिल्डअप हो गए हैं. लेट्स से रशिया यूक्रेन वॉर और इट्स इजराइल हमास व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, और इफ देयर इज एनी टेंशंस रिलेटेड टू यूएस चाइना, यूएस ताइवान. सो एब्सोल्युटली आप एकदम सही बोल रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है काफी एलिवेटेड हो गए. एंड नॉर्मली जो हम लोगों ने पहले भी जब देखा है, जब भी आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई होता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जहां भी उन्होंने रिस्क ऑफ फिनोमेना रहता है, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ फिनोमेना. तो जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाते हैं तो नॉर्मली जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं. दैट मीन्स दे वांट टू ऑफ द रिस्क थिंग एंड दे टेक आउट मनी फ्रॉम ऑल द रिस्की एसेट्स व्हिच दे कैन हैव. And you're correct, like you said, that the money goes back to either safe haven like US Treasury में चला जाता है या gold में चला जाता है. That happens a lot. So in these kind of a geopolitical tension, emerging markets normally, जो भी emerging market है like India हो गया, Brazil हो गया, Thailand, Indonesia, वहाँ से जो है FIIs, foreign institutional investors, money pull out करते हैं, they go back to that. So yes, so to give you one aspect, yes, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा रहेगा तो देयर कैन बी वॉलेटिलिटी इन इंडियन मार्केट्स. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. बट देन देयर इज अ सेकंड पॉइंट व्हिच आई आल्सो वांट टू हाईलाइट इज लास्ट 2-3 साल में अगर आपने देखा, जैसे लाइक आई हाईलाइटेड, देयर हैज बीन अ राइज, काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए हैं. बट उसके बाद भी अगर देखें, इंडियन इकोनॉमी इज मच स्टेबल, मच रेजिलियंट. जो हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं है जैसे बाकी मार्केट्स का जो हम लोगों ने हाल देखा है. इंडिया काफी स्ट्रांग रहा है. तो अभी क्या हो रहा है, जो विच वी आर सीइंग इन इंडिया इज दैट जो इंडिया का जो अंदरूनी या इंटरनल जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो काफी स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है. यानी वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज ग्रोथ इकोनॉमी साइकिल, सो इनफैक्ट IMF हैज कम आउट एंड सेड कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 3-4 years इज गोइंग टू बी इंडिया. तो इंडिया का जो स्ट्रक्चरल जो स्टोरी है दैट इज बिकमिंग मच पॉजिटिव फॉर इंडिया. बैलेंस शीट ऑफ मेनी प्लेयर्स लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स हैव इम्प्रूव्ड, काफ़ी अच्छा हो गया है. गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स है या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है. तो जो सेकेंड एस्पेक्ट है कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पैसा निकालना भी है तो मे बी उसमें इंडिया जो है सबसे लोअर पैकिंग ऑर्डर में आएगा कि ठीक है बाकी कंट्रीज से निकाल लेते हैं, इंडिया में बाद में भी निकाल दे. तो इसलिए इंडिया में इतना इम्पैक्ट फील हुआ नहीं है because of all these geopolitical tension. So what I believe the impact would be, yes, there would be some volatility रहेगा अगर ये ऐसे geopolitical tensions आएंगे. But मेरे ख्याल से इंडिया का जो आज का position है, it is much stronger to handle these kind of a geopolitical tension. So इतना आपको ज़्यादा extreme reactions जो बाकी countries में दिखता है वैसा इंडिया में नहीं दिखेगा. India would be a much stable market personally. But then as an investor, क्या मुझे फिर भी cautious रहना चाहिए about investing in equities? What do you think? I mean, I'm asking from an investor's point of view. Absolutely, that's the biggest question कि कब इंक्रीज करना चाहिए, कब बढ़ाना चाहिए. तो हम लोग का एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ रहता है कि ऐसा कोई अगर करेक्शन आपको मिले जो इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, विच इज अ जियोपॉलिटिकल रिलेटेड, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स समथिंग टू डू विद ग्लोबल. ऐसा कोई अगर अपॉर्चुनिटी है एंड इफ यू फाइंड अ करेक्शन देन यू शुड ऐड ऑन टू इक्विटी. दैट्स व्हाट वी बिलीव. बिकॉज अगर आप देखें इंडिया फंडामेंटल्स इज नॉट गेटिंग एनी इम्पैक्ट, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इंडिया के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. द प्रॉब्लम इज कि आपका बाहर का एनवायरमेंट जो ग्लोबल है वो हिल गया है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है. सो इन सच केसेस इफ दैट करेक्शन हैपेंस देन यू शुड ऐड इनटू इंडियन इक्विटी मार्केट. दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. इन्वेस्टर को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन से करेक्शन है. एंड आई गेस हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं होपफुली वो इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा. तो अगर इम्पैक्ट हुआ भी तो शॉर्ट टर्म ही होगा. सो एज एन इक्विटी इन्वेस्टर वी शुड नॉट वरी टू मच. कैन वी से दैट? Yes, see, but to be honest, we all are people who are not expert on war or war-like situations, right? So even our fund managers or any fund managers won't be able to predict कि वो ये नहीं बोल सकते कि वॉर कितने टाइम तक चलेगा. या कोविड जब हो रहा था, कोविड टाइम पे भी वी कांट से कि कोविड है क्या, जब इन द स्टार्ट कितने महीने तक चलेगा. तो दैट
एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट बी एबल टू गेट, या क्रिस्टल गेस नहीं मिल पाएगा कि कब होगा. बट येस, यू आर करेक्ट. अगर प्रोसेस वाइज अगर हम लोग फॉलो करें कि मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया है तो इक्विटी ऐड करना चाहिए, आंसर इज yes. Yes, it should be done that way. Okay, wonderful. All right, okay. So अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड folios which touched an all-time high of approximately 15.7 crores. Okay, let me get the exact number. It's about 15 crores 70 lakhs 96,187 in September. Also, अगर हम मंथली नेट SIP इनफ्लोज की बात करें, दैट टच्ड an all-time high again of 16,000 odd crores, right, in September. तो आपके व्यू में क्या लगता है कि अब हम एज इंडियन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू समझ चुके हैं, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई शुड कीप इन माइंड व्हाइल कंटिन्यूइंग दिस जर्नी? जी बिल्कुल. आई थिंक ये जो आपने फैक्ट्स फिगर्स बोले हैं, एक्चुअली हम लोग भी काफ़ी क्लोजली वॉच रखते हैं, और इट्स बहुत बहुत अच्छा लगता है जब यू सी दिस इंडस्ट्री एक्चुअली गेटिंग इट्स क्रेडिट. जो भी क्रेडिट था अर्लियर, इट वॉज एन इंडस्ट्री विच वॉज ग्रोइंग एट अ डिफरेंट पेस, बट लास्ट जो 3-4 साल से हम जो ग्रोथ देख रहे हैं इस इंडस्ट्री का, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है. एंड आपने जैसे पूछा कि कौन से कैटलिस्ट इसके पीछे इन्वॉल्व है, तो कुछ कैटलिस्ट अगर आप देखें, आई थिंक जो एम्फी ने जो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है, बहुत सक्सेसफुली रन किया है. यू हैव सीन मेनी क्रिकेट प्लेयर्स, तो आप मैच देखते हैं बीच में तो तेंदुलकर भी आके बोल रहा है, या फिर धोनी भी आके बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, एंड देन ही इज गिविंग दैट कंसेप्ट एंड ऑल. तो उसके कारण एक्चुअली एक्सेप्टेंस काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है म्यूचुअल फंड का, नो डाउट. सो दैट्स वन थिंग विच आई विल से वेरी पॉजिटिव कैटलिस्ट. सेकेंड, रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस इंडस्ट्री को ज्यादा सेफ बनाने के लिए, लोगों के लिए ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इस इंडस्ट्री में. आई थिंक रेगुलेटर का रोल हैज ऑल्सो बीन वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग, नो डाउट, मिस्टर मार्केट, हु इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. मार्केट हैज बीन एक्सट्रीमली गुड फॉर द लास्ट 5 year or 10 years. The returns has been very good. So actually लोगों का इसमें म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट भी काफी इम्प्रूव हुआ है. एंड प्लस इन द एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे हम, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और जो एडवाइजर्स हैं जैसे आपके साइड से फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हो जाए या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों का भी जो इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. वी हैव कम अप विद वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट, वेरी सिंपल प्रोडक्ट, फीचर्स जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, वेरी वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स. एंड आपके थ्रू जैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हैं फॉर इंटरेक्टिंग विद फंड हाउसेस एंड देन जो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट in people understanding mutual fund actually होता क्या है. तो I think the whole ecosystem has improved a lot, और जिसके कारण we are seeing a very good growth. But एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जर्नी जो स्टार्ट हुई है is started on a very positive note. बहुत खुश है हम लोग, लेकिन अभी भी वो कहते हैं ना कि काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है. we have only scratched the surface. यानी बहुत कम I can say the penetration has happened on the mutual fund side, because if I have to give you a figure like Indian mutual fund to bank deposit, तो mutual fund जो है bank deposits का अगर आप percentage देखें, we are 24% of bank deposits. So bank deposit is जैसे almost close to 180-190 lakh crore. आप total mutual fund industry का size देखें, that is roughly around 46 lakh crore. So it's just 24-25%. Still there is a long way. And if I have to give you a figure, normally अगर आप ये म्यूचुअल फंड टू बैंक डिपॉजिट देखें, ग्लोबली द एवरेज इज मच हायर. इट्स मच हायर. प्लस वी लुक एट सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक MF to GDP, which is also an mutual fund assets to GDP, जो कंट्री का टोटल GDP साइज है, उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड का AUM देखे तो इंडिया इज रफली अराउंड 17% ऑफ द GDP फिगर. एंड अगर आप ये ग्लोबल एवरेज देखें, ये 74% आता है. So I'm saying कि there is a long gap which is there, which we have to cover. Still lot of possibility for this industry को काफ़ी बड़ा होने के लिए और काफ़ी penetration मिलने के लिए. तो क्योंकि मैं honestly मैं आपको अगर personal experience भी बोलूँ तो both my parents are from army, right, and they are army retired now. So when you talk to them about mutual fund, when like almost 5 years back and all, they said no, it's only bank deposits is what we believe in. That's all. वही हम लोगों का पूरा
जहां रहना चाहिए, वी आर नॉट वेरी क्लियर ऑन म्यूचुअल फंड। तो आज जो है नाउ दे हैव आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इस कि नहीं म्यूचुअल फंड सही है, एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ लाइक डेट फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हुई है, जिसके कारण आई एम सेइंग द पेनिट्रेशन हैज इंप्रूव्ड, बट देयर इज लॉन्ग वे टू बी ऑनेस्ट। Yeah, I completely agree with you. But I think, like you rightly said, जो ecosystem है, that in itself is so wonderful at this point. In terms of, Absolutely. of course, regulatory aspect अगर देखा जाए, या फिर the information access जो अब लोगों के पास है, that is quite commendable. And I do hope, like you rightly said, कि hopefully with time to come, हमारा वो GDP के कंपैरिजन में रेशियो बढ़ना चाहिए, FDs के कंपैरिजन में रेशियो बढ़ना चाहिए. Absolutely, बिल्कुल. We have a long way to go, but I think we've already started some good work. Yes, the journey is good. Yes. It's good, yeah. All right, okay. So अगर हम पिछले कुछ महीनों के बारे में देखें, last few months, म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने, बहुत से म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट्स लेना बंद कर दिया है, which is probably indicating the view on the market. लेकिन अगर हम एक कैटेगरी स्पेसिफिकली की बात करें, विच इज़ मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस, अभी हमने नेट इनफ्लोज में जो है काफ़ी डिप देखा है, एंड आई थिंक इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि अब अच्छे रिटर्न्स मिले तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हम सबको लग भी रहा है कि जो वैल्यूएशन है काफ़ी इन्फ्लेटेड हैं एट दिस पॉइंट, तो माइट इज़ वेल बुक योर प्रॉफिट्स. लेकिन आपके व्यू में अगर अभी मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मेरा स्ट्रैटेजी या अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक कैटेगरी विच इज़ मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स? या आई थिंक आपने जो बोला है दैट्स फैक्चुअल. मेरे ख्याल से प्रिडोमिनेंटली जो मिड एंड स्मॉल कैप में जो भी आप बोल रहे हो थोड़ा सा फ्लोज में डिप आया है, दैट इज प्रिडोमिनेंटली एट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट बुकिंग एंड हाई वैल्यूएशंस. एंड हम लोगों ने जो इंटरनली भी देखा है, क्लियरली जो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस है, आपका अगर लास्ट 2-3 साल का रिटर्न देखे या लास्ट 1 साल का रिटर्न देखे तो बहुत अच्छा है मिड एंड स्मॉल कैप इन कंपेयर टू लार्ज कैप्स. सो ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर है कि वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा है. यानी फॉर एग्जाम्पल आप जब इट्स एज सिंपल जैसे आप अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है अमेजॉन पे, यू नो दैट इट्स लाइक अ डिस्काउंट, राइट? सो अगर 20-30% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इट्स डेफिनेटली आप सब लोग प्लान कर रहे होंगे बाई करने का. बट अब जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप का मैं एग्जांपल दूं तो ये 20-30% प्रीमियम पे थोड़ा चला गया है कंपेयर टू आपने जो 1-2 साल पहले देखा था. तो मे बी येस, अगर मैं ये बोलूं कि आप अगर अभी लमसम या कुछ आप डालना चाहते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, तो वैल्यूएशंस जो आपको जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जैसे डिस्काउंट मिलता है 2-3 साल पहले, वैसा अभी नहीं मिल रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है. और आप इसको अगर लार्ज कैप के कंपैरिजन में देखो तो लार्ज कैप ने लास्ट 1-2 साल में काफी अंडर परफॉर्म किया, तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा महंगा है. बट जो आपका लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा है और आपका काफी टाइम से स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो एक चीज आप जरूर देखिए कि आपके अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर ये बहुत बड़ा पोर्शन बन रहा है मिड एंड स्मॉल कैप, तो मेरे ख्याल से आपको जरूरी है आप एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें. ऐसा ना हो कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पार्ट बन जाए, क्योंकि रिटर्न इतना अच्छा है, ऑब्वियसली वो बड़ा पार्ट बन गया होगा. और अगर वो बहुत बड़ा पार्ट बन गया है तो मे बी आपको थोड़ा सा उसमें से ट्रिम करके एसेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर आपको लग रहा है नहीं अभी भी ठीक है एसेट एलोकेशन, देन प्लीज कंटिन्यू विथ योर एसआईपी इन मिड एंड स्मॉल कैप. एंड इफ यू हैव अ गुड लॉन्ग टर्म होराइजन आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में. बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि आने वाले टाइम में शायद थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला वैल्यूएशंस थोड़ा ऊपर चला गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा और आपको वो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी रहेगा. और जो भी आपने रिटर्न्स लास्ट 1 साल 2 साल में देखा है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी गाड़ी हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर पे चले हर रोड पे. जब तक आपके पास पुणे एक्सप्रेस हाईवे है तब तक आप शायद 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं. बट आप जैसे ही मुंबई में घुसेंगे या चेंबूर या किसी भी अंधेरी रोड पे आएंगे तो आपको आपकी कार की स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी 40-50 किलोमीटर पे. आप सोचिए लास्ट 1-2 साल से आप स्मॉल कैप मिड कैप में पुणे एक्सप्रेस हाईवे में चल रहे थे तो आपके रिटर्न्स एकदम तोड़ फोड़ आए थे, जो हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज में. तो अभी जो है आपको थोड़ा आप समझ लीजिए मुंबई के रोड्स में आ गए, इंटीरियर्स में आ गया, तो आपको थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करना होगा. ये एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का
एक बेटर अप्रोच होगा। तो आपको अगर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बनना है तो प्लीज थोड़ा वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट करिए और थोड़ा रिटर्न मॉडरेशन रहेगा स्मॉल कैप। थोड़ा जस्ट टू गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ स्पेसिफिक, आपने बोला था असेट एलोकेशन मेंटेन करिए, तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कितना असेट एलोकेशन होना चाहिए, लाइक हाउ मच एलोकेशन टू स्मॉल एंड मिड कैप्स। आई नो एक फिक्स नंबर नहीं हो सकता है, हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग रहता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मान लीजिए मैं एक मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हूँ तो मुझे कितना एलोकेशन मैं मिड या स्मॉल कैप में अभी मेंटेन कर सकती हूँ एट दिस पॉइंट? नम्रता, बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज इट चेंजेस टू पर्सन, इट चेंजेस टू देयर रिस्क एपेटाइट, एज जो है, काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो आई कैन से दैट somebody who is, let's say, closer to his retirement and all, the exposure should be much lower, maybe less than 10% also. But somebody is in, let's say, 30 to 40, in that range, maybe he can have slightly 30-35% exposure in mid and small cap. And somebody is just joined the job, let's say 23-24, that's his first paycheck, और अभी उनके पास और 20-25 साल का है कि मैं रिटायरमेंट आराम से करूंगा, तो मेरे ख्याल से वहां पे तो आप थोड़ा ज्यादा 40-50% ऑल्सो यू कैन हैव इन मिड एंड स्मॉल कैप, बट अगेन इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव टू पर्सन। You don't have a ballpark figure to give over here, but mid and small cap एक छोटा part yes रहना ही चाहिए आपके portfolio में। All right, fair enough. Okay, so now I'm going to ask you a question which is related to a very interesting category, and I think हमने बहुत इसके बारे में बहुत ज़्यादा discussion नहीं किया ना previous episode, so it's great that we are having this question here. अगर हम equity asset class की बात करें तो एक जो कैटेगरी उभर के आती है which is sectoral and thematic funds, जिन्होंने काफ़ी high net inflows रिकॉर्ड किए in the month of September again. I know we are throwing out a lot of numbers in this episode, which is about 3,146 crores. तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कैटेगरी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, एंड जो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स होते हैं उनमें किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड हाउ मच एलोकेशन कैन आई हैव इन दीज फंड्स इन माय पोर्टफोलियो? श्योर, सी अब जब सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं तो आप ऐसी कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ही फोकस्ड अप्रोच लेते हैं, यानी जैसे अगर मेरा व्यू है कि बैंकिंग अच्छा करना चाहिए तो मैंने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर लिया है, या मेरा व्यू है मैंने टेक्नोलॉजी लेना चाहता हूँ तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे मैंने एक्सपोजर लिया है ना। इसमें एक चीज जो होता है विच इज क्लियरली वन थिंग विच इज क्लियर इज कंसंट्रेशन। तो आप कंसंट्रेटेड बेट ले रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर पे और आपका रिटर्न्स जो है डिपेंड करता है कि वो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं। तो वन थिंग विच बहुत क्लियर इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि ये थोड़ा हाई रिस्क वाला कैटेगरी है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स में ऐसा रहता है कि आपको सारे सेक्टर्स का एक एक्सपोजर मिल जाता है, तो ओवरऑल उसमें कुछ सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर नहीं करते हैं, तो ओवरऑल आपको एक बेटर रिटर्न प्रोफाइल बन जाता है। बट अब जब सेक्टर फंड्स लेते हैं, अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा नहीं किया तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दैट इज गोइंग टू कम डाउन, ड्रैग योर पोर्टफोलियो डाउन, तो आपके हिट करेगा। तो वो एक रिस्क बहुत जरूरी है आपको समझना। तो जो भी इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जरूरी है कि इसका रिस्क और रिटर्न बहुत क्लियरली समझे, दैट यू आर टेकिंग अ कैटेगरी विच इज स्लाइटली रिस्की, सो इफ योर रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी बेटर एंड कैन ऑल्सो बी नेगेटिव ऑल्सो, तो वो समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये कैटेगरी एज आई हैव पुट इट अक्रॉस कि थोड़ा रिस्की है एंड कंसंट्रेटेड बेट है, बट लास्ट 3-4 साल में, स्पेशली 3 साल में इतना क्यों people have enjoyed or why people have invested? One answer is that they have seen some good returns in certain categories. Actually, certain categories or certain sectors has done well. तो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोविड आया था, when the COVID hit actually, so let's say March 2020 से स्टार्ट हुआ था जब कोविड, तो नेक्स्ट आप अगर देखें ऑलमोस्ट 5-6 months जो सेक्टर्स होते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक IT, it did very well. Pharma did very well because अगर मैं एग्जांपल दूं, कोविड है या जो भी है, मेडिसिन तो आपको खानी है कोविड के लिए, तो फार्मा डिड वेल। IT का इसलिए क्योंकि आप ऑफिस में नहीं जा सकते, बट वर्क फ्रॉम होम है तो आपको डिजिटल तो सब कुछ चाहिए होगा, जूम चाहिए होगा, वेबएक्स चाहिए होगा, तो IT डिड वेल, इन्फोसिस एक्सेट्रा एंड ऑल कंपनीज डिड वेल। सो लॉजिकली वो थीम प्ले होगा। 6-8 महीने के बाद then all the government started opening up, government started pushing lot of liquidity, काफी कुछ measures लिए जिसके कारण
एक झटके में जो भी आपका पेंटअप डिमांड था 6 महीने का, वो एक साथ इम्प्रूव हुआ और काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबली वर्ल्ड में सब इम्प्रूव हुआ। तो आपका मेटल्स एंड माइनिंग्स एक सेक्टर है जहाँ पे आपका जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील एक्सेट्रा, उसका डिमांड बढ़ा। तो नेक्स्ट 6, 8, 9 months it played out well. So I'm just giving you a story that in the last 3 years, because of so much of action happening on the macro front में इतने सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इतना सारा चेंजेस हुआ, तो आपके कुछ सेक्टर्स जो है एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिड वेरी वेल. So technology, then metals minings, then was the period when pharma did well, then it moved to some other sector. So it has played out like that. So then investor understood that okay, there is a possibility that if you invest in the right sectors, you can make money, and there were some sectors which were crazy in terms of return. And that's why people kind of focused on these sectoral or thematic funds, and that's why आपके last 3 साल में ये जो है flows आपको काफी दिखने को मिला है, स्पेशली इन सेक्टर फंड्स. लेकिन डोंट यू थिंक अभी जैसे आपने 3 साल की हमें सेक्टर्स की जर्नी दिखाई, यू टोल्ड अस कि अलग अलग सेक्टर्स हर 6 महीने में सेक्टर्स का परफॉर्मेंस चेंज होता रहा. सो देन लॉजिकली स्पीकिंग मुझे टाइमिंग करना चाहिए, फिर आई नीड टू टाइम द इन्वेस्टमेंट्स इफ आई एम पुटिंग माई मनी इन अ सेक्टरल फंड. वुड दैट बी करेक्ट? जी बिल्कुल डिफिकल्ट है, यानी मैं नो डाउट आई वोंट टेक द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आउट ऑफ सेक्टर इन्वेस्टिंग, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे जब वर्क करते हैं तो वी हैव अ फुल टीम, ऑलमोस्ट 24-25 एनालिस्ट हमारे यहाँ पे बैठते हैं, जो एक एनालिस्ट एक सेक्टर्स देखते हैं, यानी फुल टीम रहता है. So it's for us also it's very difficult. A one-man army, an investor taking a sectoral thematic call, it is difficult. So it's like there are lot of schemes which does this sectoral movement और आप उसमें invest कर सकते हैं rather than taking your individual exposure. It's like अगर मैं बहुत simple एक analogy दूँ, it's like आप खुद drive कर रहे हैं और आप एक chauffeur driven car लेके चल रहे हैं. तो ड्राइवर जो है आपको जो भी ट्रैफिक वाले रोड से निकाल के आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, और दूसरा है कि आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, तो यू हैव द पेन टू मूव लेफ्ट, राइट, स्टॉप एट द सिग्नल एक्सेट्रा. दैट इज आप खुद जैसे सेक्टोरल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको वो सब देखना पड़ेगा कि बैंकिंग कब आउट ऑफ फ्लेवर हो गया, बैंकिंग कब फ्लेवर में आ गया है, कब मैं कमोडिटीज में एक्सपोजर ले सकता हूँ, कब मैं इंफ्रा में एक्सपोजर ले सकता हूँ. तो वो आपको खुद गाड़ी चलानी है. शॉफर ड्रिवन कार है, आपने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर लिया जो सेक्टोरल बेट्स खेलता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, तो इट्स अ शॉफर ड्रिवन कार. सो दोनों अप्रोच अवेलेबल है आपके पास, बट ये इज अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट, यस, टू आंसर योर क्वेश्चन. तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सेक्टरल इन्वेस्टिंग कितना होना चाहिए? लाइक आई एम गेसिंग इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सैटेलाइट पोर्टफोलियो, लेकिन सैटेलाइट पोर्टफोलियो में भी व्हाट परसेंटेज? आइडियली it can range between 10 to 15%. 10 to 15% is where you can take a sectoral kind of a bet, 10 to 15%. But if somebody, कोई ऐसा है जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, who understand कुछ particular sector, तो मे बी यस आप थोड़ा और एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, +5 +10 कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से कोई प्रोफेशनल है जो बैंकिंग इंडस्ट्री से है और वो सोच रहे हैं कि नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहा है, इन एंड आउट समझ सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो मे बी वो बैंकिंग में थोड़ा बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं. बट आइडियली इट शुड बी 10 to 15% इज what that alpha generating part of your portfolio, you can keep it that way. Right. थोड़ा मिर्च मसाला या एक्स्ट्रा टॉपिंग आप ले सकते हैं. यस. Okay. Okay, so now just a follow-up question to the sectoral and thematic investing. Infrastructure funds जो हैं काफ़ी famous रहे हैं in this particular space, and I think one of the most famous sectoral thematic funds that we have, right? तो अगर हम infrastructure funds की बात करें, can you help us understand कि infrastructure funds one होते क्या हैं, right? Second, help us understand कि कैसे investors infrastructure funds में invest कर सकते हैं, and क्या इनमें timing ज़रूरी है? Say when I'm investing in an infrastructure fund, क्या timing the market is important? Yes, तो first part आपका infrastructure funds क्या है? Infrastructure funds are something which invest in anything which is to do with the you can say which
actually builds the whole economies or countries ecosystem or in the infrastructure setup. So I can give you an example like construction, ports, airports, roads, railways, metals mining sector because you need metals and all, cement, banking which supports the infrastructure, that's called as allied sectors. So any sector which has to do with the construction, cement or input materials or funding of it, banks etc, all these sectors comes under infrastructure. So infrastructure थोड़ा broad definition है अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स सेक्टर्स के दिए, काफ़ी सारे सेक्टर्स इसमें आ जाते हैं, तो ये काफ़ी ब्रॉड थीम है. तो इसलिए वन थिंग इज गुड इज यू गेट अ मच डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हियर. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर बैंकिंग कोई सेक्टर फंड लिया तो यू गेट अ बैंकिंग एक्सपोजर, और इफ यू टेक अ टेक्नोलॉजी यू गेट, आपको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है. बट जब आप बैंकिंग की बात करते हो ये काफ़ी ब्रॉड थीम हो जाता है एंड दैट्स वाई आपको काफ़ी एक ब्रॉड एक्सपोजर मिल जाता है. तो इसमें आई कैन से टाइमिंग does not become so critical like a very focused or narrow theme like let's say banking or a technology or a pharma. This is slightly more broader, so timing is not so critical like other sectoral funds. But I think second thing which you've been highlighting is that it has got a lot of attention. जो attention मिला है इस infrastructure fund को over the last 2-3 years is absolutely correct. Because आप अगर देखें infrastructure space में actually जो overall अगेन मैं कैटलिस्ट बोलूँ या इकोसिस्टम बोलूँ वो काफ़ी चेंज हो गया है. यानी जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स है, जो मेजर्स हैं, लाइक आप हर बारी अगर गवर्नमेंट का जो बजट देखें, the allocation which is there towards capital formation, gross fixed capital formation जो बोलते हैं, GFCF, जो mainly आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कितना हो रहा है किसी कंट्री में उसका इंफॉर्मेशन देता है. That GFCF thing is slowly increasing in India, और मोस्टली बजट में अगर आप देखें द फोकस इज वेरी क्लियर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. भले आप रोड्स का बोल लीजिए, रेलवेज का बोल दीजिए, पोर्ट्स का बोल दीजिए, एयरपोर्ट्स का बोलिए. तो नेक्स्ट 3-4 साल से एक्चुअली ये वाला जो स्पेस है काफ़ी फोकस में रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज वेरी कॉशियसली पुशिंग दिस एजेंडा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया में होना चाहिए, एंड दैट्स वाई ये थीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. दैट्स वन. सेकेंड, आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर कोविड क्या हुआ है, दैट लॉट ऑफ कंपनीज हैज रियलाइज दैट उनका जो डिपेंडेंस चाइना पे रहता था दैट हैज टू बी रिड्यूस. बिकॉज अगर कोविड हुआ, इफ यू आर ओनली फोकस्ड ऑन वन कंट्री देन वी कैन फॉल और वी कैन गेट इन टू ट्रबल, दैट हमारे सप्लाई जो है या रॉ मटेरियल्स है या जो भी प्रोडक्ट्स है दैट कैन गेट डिस्टॉर्टेड. So what lot of other countries and companies are now doing, अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग को और भी कई कंट्रीज में अपना जो प्रोडक्ट्स जो है वो एस्टैब्लिश करने का, जहाँ से प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं वो वाला, यानी यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ सेटअप, वैसा एक सप्लाई चेन रहना चाहिए. तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में भी आ रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, FDI एक्सेट्रा. प्लस अगेन आई सेड गवर्नमेंट का पुश काफ़ी है मैन्युफैक्चरिंग साइड, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड ऑल. तो वो भी जो है, all these catalysts are kind of helping the infrastructure space to do काफी अच्छा in the especially it's doing very well for the last 2-3 years and we expect कि ये आने वाले टाइम पे भी अच्छा करना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और लास्ट चीज जो मैं बोलूँगा, नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेस होता है उसके लिए आपको ये बोलते हैं कि आपका नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं उनका बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए, बैंक्स का बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए. नॉर्मली ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर कंपनीज का बैलेंस शीट अच्छा है तभी वो लोग नए प्रोजेक्ट्स खड़ा करेंगे, नए जगह जाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स खड़ा करेंगे, और बैंक्स का अगर बैलेंस शीट अच्छा है तभी वो कंपनीज को फंड कर सकते हैं. तो कॉर्पोरेट्स और बैंक्स का अगर आप बैलेंस शीट देखें काफ़ी इंप्रूव हुआ है ओवर द लास्ट 5 years. काफ़ी कंपनीज ने डीलिवरेज किया है ओवर द लास्ट 3-4 years. बैंक्स की अगर आप देखें जो NPAs कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो सब काफ़ी कम किए हैं. तो बैंक्स आर लुकिंग हेल्दी, कंपनीज आर लुकिंग हेल्दी. So because of that, ये भी जो एक 2 elements हैं has improved the overall ecosystem for infrastructure to do well, and that's why आप काफ़ी अच्छा एक response देख रहे हैं infrastructure space से, और ये आने वाले टाइम पे भी एक अच्छा response आप देख सकते हैं.
इंफ्रास्ट्रक्चर। I mean, with the kind of focus that the government has more so, I think you're absolutely right कि शायद इसमें टाइमिंग की भी ज़रूरत नहीं है, फोकस है एंड ये लॉन्ग टर्म फोकस है, तो शायद एज अ थीम ये अच्छा ही प्ले आउट करेगा इन टाइम्स टू कम. लेकिन yes absolutely यानी I think it's lot of potential यानी we were going through lot of numbers. अगर आप इंडिया में अगर आप urban population अगर देखें that is 36% compared to the overall population. 36% lives in urban. एंड अगर आप लेट्स से अगर चाइना का कंपैरिजन करें एंड आई थिंक चाइना इज ऑलमोस्ट 63-64% क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर. तो एंड दिस ट्रेंड इज इम्प्रूविंग इन इंडिया ऑल्सो. वी वर लाइक maybe 5-10 years back we were much lower and now we have touched 36%. तो आप सोचिए अगर urban population increase होगा, जैसे let's say we somewhere in the next 10 years go closer to China, तो आप अगर population urban side में move हो रहा है तो you need more infrastructure, you need more roads for people to travel, you need more cars so that it can go on the roads, you need more houses, you need more offices to get those people. So I'm saying highways. and you can see आजकल ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट हो रहा है. तो पहले शायद एक घर में काफ़ी मेंबर्स होते थे, आज हर मेंबर को शायद एक घर चाहिए, भाई को एक घर चाहिए, बहन को एक घर चाहिए. तो अगर ये सब ट्रेंड्स आपका धीरे धीरे ये डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं अगर इंडिया में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी. सो आई एम जस्ट गिविंग यू आपको एक 30,000 फीट का व्यू दे रहा हूँ कि नेक्स्ट 5-6 साल में कैसा शेप अप हो सकता है. But then ये जो कैटेगरी है ये किस तरीके के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और अ मैच्योर्ड इन्वेस्टर? It should be a matured investor. Like again I say it's whatever said and done, although it's a थोड़ा broad category है, no doubt. जैसे मैंने बोला काफ़ी सारे sectors आते हैं, but still ये एक sectoral category में आता है. Still it is more concentrated as compared to a diversified equity fund. तो आपको ये एक matured investors को के लिए एक better approach है कि वो infrastructure funds में invest करें. तो yes, should be a matured one. Sure. Okay. So I'll ask you another very interesting question. जो हम investment gurus की बात करते हैं, right? So many gurus everyone follows, चाहे वॉरेन बुफे हो, चाहे सेथ क्लार्कमैन हो. ये सारे जो बिग इन्वेस्टमेंट गुरुज दे बिलीव इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, राइट? हम सबको पता है कि वॉरेन बफे इज अ वैल्यू इन्वेस्टर, ही लुक्स फॉर वैल्यू कंपनीज. तो आपके ओपिनियन में जो वैल्यू फंड्स हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने इंपॉर्टेंट हैं? एंड एट द सेम टाइम जब हम ऐसे व्हेन वी लुकिंग एट टाइम पीरियड्स लाइक दीज, डू यू थिंक जो वैल्यू स्ट्रैटेजी है वो ग्रोथ या ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी को आउट परफॉर्म करेगी? आई थिंक एक चीज जो है वैल्यू का, अगर आपने लाइक हॉवर्ड मार्क्स एंड वॉरेन बफेट सबके जो एग्जांपल्स दिए हैं, एब्सोल्युटली काफ़ी हार्ड प्रोपोनेंट है ऑफ वैल्यू या कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का. और इनफैक्ट हम लोग के जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी's CIO equity side, he is also a very strong proponent of value and contrarian investing. तो I feel it's value as a strategy, ऐसा स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी इवॉल्व होता है मार्केट के साथ. व्हाट आई मीन बाय इवॉल्विंग इज लाइक अगर आप 2001, आई एम जस्ट गोइंग स्लाइटली बैक, 2001 में जब आपका .com बबल एंड ऑल हुआ था, तो उस टाइम वैल्यू स्टॉक्स वेयर ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, आपके जो सीमेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, विच वर नॉट लाइक अ टेक्नोलॉजीज फंड. 2007 and 8, I can give you an example. 2007 and 8, maybe a pharma as a category was a value fund at that point of time. I can give you a figure like जो DLF जो रियल एस्टेट में रहते हैं, रियल एस्टेट प्लेयर है, उसका जो मार्केट कैप था that was much higher than all the pharma companies put together in somewhere in 2008-2009. So that time pharma was a much better play. In fact, I have some more number like if you look at in 2019, HUL का जो total market cap था, that was much higher than the top 10 pharma companies. Or if you look at in 2019, top 5 companies which are there listed on the market cap, they had a market cap of almost 30 lakh versus आपके जो सारे PSU companies आप साथ में डालेंगे, they will be 16 lakh होगी.
So I'm just giving an example, like 30 lakhs for top 5 companies listed on the market cap in 2019. Compare it with all the PSU companies put together, it was only 16 lakh. And people have seen in the last 2-3 years जो PSU में जो returns बना है, आपने जो देखे हैं PSU oriented या defense oriented जो companies है, तो मेरा यही point है कि आपका जो value as a strategy है, आप एक लेंस में नहीं देख सकते किसी एक सेक्टर को, किसी एक थीम को, वो इवॉल्व होता रहता है. दैट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. सो देयर वुड बी सम सेक्टर्स विच गोज थ्रू अ डीप डिस्काउंट एंड दे कम इनटू वैल्यू. कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड दे मूव आउट ऑफ वैल्यू. सो वैल्यू इज समथिंग विच वी बिलीव इज अ वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस, वेरी डायनेमिक प्रोसेस. तो इसीलिए आई फील वैल्यू गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फंड मैनेजर्स टू प्ले बिटवीन वेरियस सेक्टर्स. काफ़ी सेक्टर्स में आप खेल सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं. लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कहीं पे भी आपका एक्सपोजर हो सकता है. तो लार्ज कैप में भी वैल्यू हो सकता है, मिड कैप में भी वैल्यू हो सकता है, स्मॉल कैप में भी वैल्यू हो सकता है. तो इसलिए ये इतना ब्रॉड थीम है. मेरा ऑब्जेक्टिव ये था पूरा स्टोरी नैरेटिव यहाँ डालने का कि इट्स अ क्वाइट ब्रॉड थीम व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू. कहीं पे भी प्ले आउट कर सकता है. तो दिस कैन बी अ वेरी गुड पोर्शन फॉर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो एलोकेशन. Because end of the day it's a very broad and very safe. Safe I say that कि value इसलिए safe strategy मैं बोलता हूँ because value also takes into consideration margin of safety. Margin of safety into account. So margin of safety का एक बहुत अच्छा एक analogy है कि let's say अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं and bridge says that कि 30,000 क्विंटल trucks are allowed. So normally आप क्या देखेंगे, द रेगुलेटर और whoever manages that bridge, they will allow only 20,000 क्विंटल of trucks to be moved on that bridge. 10,000 जो क्विंटल है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं कि अगर कुछ ब्रिज में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैनेज हो जाएगा, मैं पूरा 30,000 क्विंटल का ट्रक नहीं भेजूंगा यहाँ से. दैट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो जब वैल्यू आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका करंट स्टॉक प्राइस जो है और उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो काफी डिस्काउंट पे मिल रहा होता है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा रहता है स्टॉक्स में. तो इसीलिए इट्स अ मच बेटर स्ट्रैटेजी, मच ब्रॉड स्ट्रैटेजी. इसीलिए आई फील वैल्यू कैन बी अ वेरी गुड एलोकेशन टू इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. एंड आई थिंक अभी एनवायरनमेंट भी ऐसा है जहाँ पे आप जो जैसे मैंने बोला मैक्रो वर्ल्ड आर चेंजिंग सो फास्ट, इट्स सो डायनामिक. कभी ये सेक्टर चल जाता है, कभी वो सेक्टर चल जाता है, कभी चीजें इतनी जल्दी चेंज होती हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है. तो वैल्यू इज अ स्ट्रैटेजी विच इज वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, विच कैन टॉगल बिटवीन वेरियस थीम्स एक्सेट्रा एंड ऑल. तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे भी वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी कैन परफॉर्म वेरी वेल. Okay. So you think in times like these, शायद value will outperform growth and blended? Would you say that? We feel that see 2020 to till date it was value which did very well. काफी अच्छा था. तो मैं आपको फेज बताऊंगा, अगर 2017 से almost 2019 तक growth as a strategy did very well. Yeah. And from 2020 to almost till date we have seen value doing very well. बट उससे पहले अगर आप देखें there was phases where both were kind of doing well. तो आने वाला टाइम which we feel in the coming years we feel even both can do well because the last 3 years were very difficult for growth time. So normally सबका एक environment रहता है. तो growth तब perform करता है जब आपका rates काफी low हो and inflation is not too high, it's kind of in a deflation kind of a zone. So वो last कोविड से पहले ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल तक ग्रोथ के लिए अच्छा एनवायरनमेंट था. बट लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखें इन्फ्लेशन काफी आगे बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट्स भी काफी ऊपर गए. तो वो दैट वाज अ एनवायरनमेंट वेयर वैल्यू प्लेड आउट वेल. बट इन द कमिंग ईयर्स यू विल सी ऑलमोस्ट अ बैलेंस ऑफ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा. तो मेरे ख्याल से वैल्यू ग्रोथ दोनों अ ब्लेंड स्ट्रेटेजी कैन डू वेरी वेल इन द कमिंग. Okay, fair enough. All right, so I think another question which is something जो हमारे सारे इन्वेस्टर्स बहुत पूछते हैं वो ये है कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर का कितना इम्पोर्टेंस है. लाइक सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ तो क्या मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? दैट्स वन. एंड देन क्या मुझे डायरेक्ट गोल्ड फंड या सिल्वर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती हूँ? सो व्हाट वुड बेसिकली बी द राइट वे फॉर मी टू इन्वेस्ट मनी in an asset class like gold?
जी, तो पहले तो मैं केस बिल्ड करना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर क्यों होना चाहिए पोर्टफोलियो में, एंड देन वी विल डिबेट कि आपको मल्टी एसेट में या गोल्ड या सिल्वर में। तो पहला पार्ट जो है, आई थिंक मैं आपको अगर अगेन आई विल यूज अ 30,000 फीट एनालॉजी। आप अगर 30,000 फीट से देखे, सो लास्ट ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स में, लास्ट 10-20 ईयर्स आई एम सेइंग, अगर आप देखें कैसा एनवायरनमेंट था, जो भी हम लोगों ने लास्ट 10-20 साल में जो बुल मार्केट देखा है, उसके मेन फैक्टर्स अगर मैं अगर पॉइंट आउट करूं, तो पहला फैक्टर है डिसइन्फ्लेशन, यानी ग्लोबली वी हैव सीन अ डिसइन्फ्लेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट आई मीन बाय डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन मतलब आपके जो रेट्स हैं, आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा नहीं है। मैं इंडिया की नहीं, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ग्लोबली। सो लेट्स से यूएस हैड वेरी लो इन्फ्लेशन, जापान में इनफैक्ट द इन्फ्लेशन वाज इन नेगेटिव। सो लास्ट 10-20 साल से ऑलमोस्ट वी वर लिविंग इन अ डिसइन्फ्लेशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वन। सेकेंड, आप अगर देखें लास्ट 10-20 साल से इट वाज अ डी एस्केलेटेड एनवायरनमेंट। डी एस्केलेटेड मतलब यानी आपको कोई वॉर लाइक सिचुएशंस हम लोगों ने नहीं देखे थे 20-30 साल से, दैट्स सेकेंड। थर्ड, आप अगर देखें, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स वेर पंपिंग लॉट ऑफ लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी मतलब सेंट्रल बैंक्स वेर कटिंग रेट्स, दे वर पुशिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम। सो बहुत ही सेंट्रल बैंक्स वेर वेरी लूज इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच टुवर्ड्स मॉनेटरी। काफी अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था। नाउ अगर आप देखें जो अभी चीजें जैसे हैं, तो डिसइन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन चेंज हो गया है, यानी यू हैड वेरी हाई इन्फ्लेशन। इवन यूएस हैज सीन इन्फ्लेशन विच इज मच हायर देन इंडिया। काफी बहुत रेयरली आपने देखा होगा जब यूएस में इन्फ्लेशन इंडिया के आगे। तो ग्लोबली जो है, इनफैक्ट जापान में आप देखें अभी इन्फ्लेशन हैज टच 3%। दे वर लिविंग इन एन वर्ल्ड जहां कभी इन्फ्लेशन का बात हुई नहीं है, यानी इन्फ्लेशन की बात मतलब अगर 1990 में आपने अगर वहां पे 1 kg एप्पल 100 रुपए पे खरीदा होगा, तो आपको शायद 2 साल पहले वो एप्पल 100 रुपए में मिलता वो 1 kg। इंडिया में ये चीजें बिल्कुल लागू नहीं होती, बट ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट था जहां डिसइन्फ्लेशन था। तो अभी वो चीजें चेंज हो गई हैं। इवन जापान में इन्फ्लेशन आ गया है, ग्लोबली इन्फ्लेशन आ गया। तो वी हैव मूव्ड फ्रॉम डिफ्लेशन टू इन्फ्लेशन। सेकेंड इज वी हैव मूव्ड फ्रॉम डी एस्केलेशन जोन टू एस्केलेटेड वर्ल्ड। तो अभी जैसे मैंने बोला, रशिया यूक्रेन हो गया, या इजराइल हमास का चल रहा है, या फिर यूएस चाइना टेंशन है, यूएस ताइवान टेंशन है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, दैट्स आल्सो ऑन द राइज। सेकेंड एंड थर्ड, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर नाउ हाइकिंग रेट्स। वो रेट्स बढ़ा रहे हैं। यूएस फेड की बात कर ले, या किसी भी ईसीबी की बात कर ले, या गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई की बात कर ले, एवरीबडी इज हाइकिंग रेट्स। और लिक्विडिटी जो है सिस्टम में इतना ईजी नहीं है। सो आप देखें, डिसइन्फ्लेशन टू इन्फ्लेशन, डी एस्केलेशन टू एस्केलेशन, मोनेटाइजेशन टू टाइटनिंग, ये जो फैक्टर्स हैं पूरे चेंज हो चुके हैं आने वाले टाइम पे। तो अभी जो है आपको ऐसा एक एसेट क्लास भी होना चाहिए जो अगर मार्केट गिर जाए तो परफॉर्म करे, दैट इज इक्विटी। आपके पास ऐसा एक एसेट क्लास भी होना चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर चले जाए तो परफॉर्म करे, दैट इज डेट। आपको ऐसा कोई एक सेफ एसेट भी होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को हेज करे, या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए तो इट कैन प्रोटेक्ट योर वेल्थ, सो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। तो लास्ट 10-20 साल से इट वाज वेरी सिंपल, आपने इक्विटी ले लिया या डेट ले लिया, हो गया, स्टोरी ओवर। आप अगर इक्विटी में भी ले ले तो ठीक है, आपने रिटर्न बना लिया। बट आने वाला जो पीरियड है नेक्स्ट 10 साल एंड ऑल इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। आपके काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, एलिमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। जैसे आप इन्वेस्टिंग करते थे तो इक्विटी का भी कुछ रोल रहेगा, डेट का भी कुछ रोल रहेगा, गोल्ड का रोल भी रहेगा, और सिल्वर का। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे तो आपको 100% आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ अलोकेशन टू गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा रहना ही चाहिए। नाउ द सेकेंड पार्ट आपने जो पूछा है कि मल्टी एसेट फंड पे इन्वेस्ट करें या गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करें, इफ यू आस्क पर्सनली, मेरे ख्याल से टैक्स एफिशिएंट रूट इज मल्टी एसेट फंड, बिकॉज यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू इक्विटी, यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू डेट, गोल्ड, सिल्वर और एनी अदर एसेट क्लास लाइक कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, सब आपको एक्सपोजर मिल जाएगा एंड यू गेट अ इक्विटी टैक्सेशन। बट आप अगर इंडिविजुअली लेने जाएं तो देन द टैक्सेशन वुड बी वेरी डिफरेंट। वन, दैट इज। सेकेंड, लेट्स से गोल्ड आज अट्रैक्टिव है बट 1 साल बाद अट्रैक्टिव नहीं रहा, आपको सिल्वर पे मूव करना है, तो आप जब एग्जिट करेंगे गोल्ड टू सिल्वर फंड तो आपको टैक्सेशन लगेगा।
बट अगर आपने मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट किया और फंड अगर कॉल ले रहा है कि मैं गोल्ड से सिल्वर मूव करूं, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ पोर्टफोलियो चेंज, आपको टैक्सेशन इम्पैक्ट नहीं रहेगा। एंड थर्ड, यू हैव अ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कि कब कितना चेंज करना है गोल्ड सिल्वर, दैट यू कैन गेट। सो अगर मैं ये 3 पैरामीटर पे देखूं तो आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस व्हिच यू गेट, आई थिंक मल्टी एसेट फंड स्ट्रांग रहेगा इस पोजीशन पे। Okay, all right, okay. So I think we all understand कि हमने गोल्ड के बारे में डिस्कस किया, which is commodities in general. We spoke about sectoral and thematic as a theme. I want to talk about one very interesting theme, which is again something जो बहुत investors पसंद करते हैं, and I think as ICICI Prudential AMC, you guys are very good at it. And that particular theme is the index funds that I'm going to be talking about. As per CAFE Mutual, ICICI Prudential Mutual Fund takes a lead in index funds. Right, you're one of the top players in the passive space. तो आप हमें ये बताइए कि एक इंडेक्स फंड में आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एंड इंडेक्स फंड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं फॉर एन इन्वेस्टर? Absolutely. Like index funds, we have been looking at this space काफ़ी क्लोजली, हम लोग ये स्पेस देख रहे हैं। और एक्चुअली आज के डेट में, जैसे आपने करेक्टली बोला, वी आर द लीडर्स, वन ऑफ द लीडर्स इन दिस स्पेस। वी वर्कड वेरी हार्ड। काफ़ी सारे इंडेक्स फंड है, ऑलमोस्ट यू कैन से वी हैव क्लोज टू 17 इंडेक्स फंड विच वी हैव। और इंडेक्स फंड we have exposure, yani we have products in index fund to, let's say, auto, banks, you have pharma, all that index funds which we have in fact very broader index also, like Nifty, Next 50, all that which we have, or S&P BSE Sensex index and all. So we have a quite broad, काफी broad एक product category है अपने हमारे पास on index category. And this is like, if somebody, this is for those investors who says that कि ठीक है, मेरे को आज बैंक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बैंक्स एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट नो कौन सा बैंक शायद अच्छा परफॉर्म करे, तो आई डोंट वांट टू टेक अ वेरी कंसंट्रेटेड बेट कि मैंने एक बेट लिया और वो परफॉर्म नहीं किया, कुछ और चल गया, तो मेरे को एक अच्छा डाइवर्सिफाइड किटी मिल जाए जिस पे बैंक्स के एक्सपोजर मिले, डेडिकेटेड बैंक्स, तो दैन इन दैट केस अ बैंकिंग इंडेक्स मेक्स अ लॉट सेंस। ऑटो, सेम आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, ऑटो इंडेक्स, आपको शायद कोई एक कंपनी समझ नहीं आ रही है ऑटो में जो अच्छा करे, इट्स लाइक अ मिक्स प्लेयर, आई वांट टू हैव अ बकेट ऑफ ऑटो कंपनीज, देन दिस इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑटो इंडेक्स विच यू कैन गेट। सो मेनली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए who want to take a good sectoral diversified portfolio or who wanted to take a broader index low cost kind of a product, उनके लिए ये इंडेक्स फंड्स काफ़ी बेनिफिशियल है। इवन वी हैव अ वेरी गुड ETF प्रोडक्ट बुके ऑल्सो विच इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड। सो आपके जो भी व्हेन यू डू योर परचेज ऑफ स्टॉक्स, सिमिलरली आप ये जो पूरा इंडेक्स है विच इज़ लिस्टेड और विच इज़ ETF प्रोडक्ट्स, दैट ऑल्सो यू कैन बाई वेरी ईजिली फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट। तो वो वाला प्रोविजंस भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हाउस के पास है, एंड वी ऑल्सो हैव दैट ETF स्पेस ऑल्सो अवेलेबल वाइडली। तो काफ़ी एक अच्छी वेराइटी इन्वेस्टर्स को मिल जाती है फॉर डूइंग दीज ट्रांजैक्शंस। मनीष, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। जब स्टॉक मार्केट करेक्शन होता है तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट अ गुड टाइम टू स्टेप अप द SIPs इन द इक्विटी फंड स्पेस? क्योंकि हम SIPs के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या करेक्शन का टाइम इज़ अ गुड टाइम टू स्टेप अप SIPs, एंड कैसे कैटेगरी ऑफ फंड्स में हम कंसिडर कर सकते हैं टू डू एन SIP, स्टेप अप SIP? क्लियरली जब भी आपको वॉलेटिलिटी दिखता है मार्केट में, जब भी थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं मेरी आज की नींद खराब होने वाली है, या 1-2 महीने आपको ऐसा लगता है, तो ऑब्वियसली आपको SIP रूट लेना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि SIP इन शॉर्ट क्या करता है, आपके जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो थोड़ा एलोंगेट कर देता है। यानी आप वन शॉट नहीं डालते, आप एवरी लेट्स से वीकली या मंथली जो भी आप SIP फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो थोड़ा एलोंगेट कर देता है। वी कॉल इट एज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, विच इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि आपका जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है तो इट गिव्स यू अ वेरी
NAV which is very on a kind of an average thing on a longer period of time. But yes, if आपको अगर लग रहा है कि volatility काफी high हो गई है, it has increased and valuations are becoming attractive, I think आप definitely SIP step up कर सकते हैं because you are then investing more. अगर आपके पास if you feel like you get an opportunity, once in a lifetime opportunity, जैसे आपको मार्च 2020 में मिला था जब कोविड आया और मार्केट क्रैक हुआ था, तो देन तो डेफिनेटली स्टेप अप के बदले आप लमसम भी डाल सकते हैं उस टाइम पे. यू गो कंप्लीटली ट्रक फुल ऑफ लोड ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट इफ पॉसिबल. बट अगर वो नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं कि एक झटके में इतना सारा आपके पास ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कैश साइड में रहता नहीं है कि मार्केट गिरा और डाल दें. इट हैज़ टू बी a staggered kind of a thing. So at least in that situation जब आप देखते हैं कि मार्केट करेक्ट हुआ है, वैल्यूएशंस इंप्रूव हुआ है, तो एक बहुत इफेक्टिव टूल है कि आप स्टेप अप जरूर कर दें सो दैट आप यू आर एबल टू इंक्रीज इट. सो डेफिनेटली नम्रता रिकमेंड करूंगा, अगर ऐसे कोई स्टीप करेक्शन होता है और आपके पास लमसम नहीं है, तो प्लीज स्टेप अप योर SIP एज एग्रेसिवली एज पॉसिबल सो दैट आप ज्यादा यूनिट्स एक्युमुलेट कर ले जब मार्केट एक्चुअली गिरे. तो बहुत ही अच्छा एक अप्रोच रहेगा वो इन्वेस्टर्स के लिए. Okay. So now we're going to talk a little bit about ratings, and I think बहुत सारे investors जो हैं वो फंड की रेटिंग के बेसिस पे एक फंड को सेलेक्ट करते हैं. बट वी ऑल्सो सीन कि अगर आज कोई बहुत अच्छा रेटेड फंड है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद 1 साल बाद या 2 साल बाद उसका रेटिंग गिरता है. सो इट्स नॉट अनयूजुअल. हमने देखा है कि जो टॉप परफॉर्मिंग एक्विटी फंड्स होते हैं उनकी स्टार रेटिंग्स गिर जाती हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. तो ऐसा क्यों होता है एंड व्हाट शुड वन डू? अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया है जो जिसका 5 स्टार रेटिंग था लेकिन अब उसका 3 स्टार रेटिंग हो गया है, तो जब उसका रेटिंग गिरता है तो आई एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक एक चीज जो एक आपने जैसे पहले इन्वेस्टमेंट गुरु का एक नाम लिया था, हॉवर्ड मार्क्स, एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा एक एनालॉजी दिया था जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि मार्केट समटाइम्स मूव्स, और मार्केट मूव्स लाइक अ पेंडुलम. आपने वो पुरानी क्लॉक देखी होगी जिसका एक काफी लंबा एक पोर्शन रहता है, एंड दैट मूव्स लाइक दिस, राइट? सो हॉवर्ड मार्क्स बोलते हैं कि मार्केट ऑलवेज मूव्स लाइक अ पेंडुलम. तो कभी एक्सट्रीम में चला जाता है मार्केट एंड कभी एकदम पेसिमिस्टिक साइड में चला जाता है और काफी टाइम बीच में रहता है, राइट? और ये एप्लीकेबल है वेरियस स्टाइल्स का. जैसे मैंने एग्जांपल, आप जब पूछ रहे थे ग्रोथ वैल्यू का, मैंने एक साइकिल्स बताए थे कि 2017 से ऑलमोस्ट 19 तक ग्रोथ चला, 2020 टू 2023 तक वैल्यू चला. तो हर एक स्टाइल का या हर एक अप्रोच का एक साइकिल्स रहता है, जैसे वो पेंडुलम होता है. इट मूव्स फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर, एंड इन दिस साइकिल्स व्हाट हैपेंस इज दैट देयर वुड बी पीरियड व्हेन आपने कोई स्टाइल सेलेक्ट किया हो या कोई चूज किया हो विच विल अंडर परफॉर्म, एंड देयर वुड बी टाइम जब आपने कोई और स्टाइल लिया और वो परफॉर्म करे, राइट? सो वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज परफॉर्मेंस इज नॉट कंसिस्टेंट, बट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर आपने देखा कि ये जो फंड है प्रोसेस वाइज कंसिस्टेंट है, मतलब ये अगर वैल्यू फंड है और ये वैल्यू अप्रोच में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में आपने वैल्यू लिया और वो थोड़े सालों बाद ग्रोथ बन गया या ग्रोथ से फिर कुछ और चेंज हो गया. अगर वो प्रोसेस चेंज हो रहा है तो आई विल से प्रॉब्लम है आपको. और उसके ऊपर अगर रेटिंग्स भी अच्छे से नीचे गिर रहा है तो आई एम सेइंग कि इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. आपको वहां पे एक जरूरी एक डिसाइसिव कॉल लेना चाहिए. बट अगर आप ये देख रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस काफी क्लियर है इस फंड का, ऑल्दो परफॉर्मेंस अभी थोड़ा लैग कर रहा है, it have come down to let's say a 5 star to a 4 star rating, but process solid है, तो I know कि शायद 2-3 साल के बाद जब ये साइकिल चेंज होगा it will come back into shape. And I am a long term investor, तो मेरे को ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइन और लेंथ जो फंड मैनेजर का है करेक्ट है, वो बॉल्स देख के खेल रहा है. क्रिकेट में कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वहां पे ही खेल रहा है. इफ यू आर क्लियर देन यू डोंट हैव टू वरी about ratings getting up, down, etc. Process is fine, so you stick to that. But very important, performance cannot be permanent. It changes over a cycle because cycle is something which keeps on changing. Process का आप ध्यान रखिएगा.
अगर वो अच्छा है तो प्लीज स्टिक टू दैट. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. आई थिंक नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. बट एज एन इन्वेस्टर क्या मुझे रेटिंग देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? इज इट एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू कंसिडर? It can be one of the parameter, I'll say. It is not the only parameter, I will say. It can be one of the parameter because when ratings are taken care into consideration, lot of factors are involved by that प्लेटफॉर्म पीपल. काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, वो परफॉर्मेंस देखते हैं, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है. तो आपको एक न्यूट्रल ओपिनियन अच्छा मिल जाता है. ऑब्वियसली यस, तो वो रेटिंग आप कंसिडर कर सकते हैं, बट इट शुड बी वन इनपुट. एक वन ऑफ द इनपुट होना चाहिए आपके ओवरऑल सिस्टम में. बाकी इनपुट्स रहना चाहिए विच शुड हेल्प यू टेक अ डिसीजन. सो जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन कि आपने रीबैलेंसिंग के बारे में बात करी कि अगर प्रोसेस चेंज हो रहा है तो आप रीबैलेंस कर सकते हैं. अगर रेटिंग भी डिप हो रही है तो प्लीज़ गिव अस सम टिप्स कि एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, सो हाउ डू आई डू इट? एक वो जो वार्निंग साइंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि अब टाइम हो गया है कि मुझे अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए. एंड वी वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस एस्पेक्ट. श्योर. मे बी आई कैन वार्निंग साइन अगर मैं थोड़ा लाइटर साइड में यहाँ पे बोलना चाहूँगा. इट्स ऑन द लाइटर साइड बिकॉज वी बीन हैविंग अ वेरी हेल्दी इंटेंस डिस्कशन. तो एक स्मॉल विच वी से इन आवर फाइनेंशियल वर्ल्ड इज कि आपका अगर भाजी वाला या मिल्कमैन आके आपको बोले कि ये 3 स्टॉक्स खरीद लो, दैट्स अ वन वार्निंग साइन. यू कैन से कि बॉस इक्विटी मार्केट काफ़ी थोड़ा ओवर हीटेड हो गया है कि नहीं, अब तो सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं. दैट्स ऑन द लाइटर साइड. बट वॉट वी बिलीव, जब आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना होता है या एसेट एलोकेशन के बीच में मूव होना है, तो एक चीज़ बहुत सिंपल है कि अगर कोई एसेट क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो एसेट क्लास ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो येस इट मेक सेंस कि वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल के ऐसे एसेट क्लास में डाल दें जिसने अंडर परफॉर्म किया. ये दिस इज समथिंग विच इज कोर टू द फिलॉसफी. सो आई एम सेइंग आपने 60-40 लेट्स से 60% इक्विटी 40% डेट में स्टार्ट किया. अब 60% इक्विटी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो अगर 80 बन गया है और डेट आपका 20 रह गया है, तो इट इज सजेस्टेड कि आपका ऑब्जेक्टिव था 60-40 रखने का, तो यू कैन ट्रिम डाउन द इक्विटी पोर्शन एंड मूव इट टू डेट. या आप जो इंक्रीमेंटल पैसा डाल रहे हैं वो आप सिर्फ डेट में डालिए, सो दैट ऑटोमेटिकली वो रेशियो आपके उसमें. बट आपके पास एक गाइडिंग लाइट होना चाहिए, गाइडिंग एक वो पैरामीटर रहना चाहिए कि मैं इसके बीच में खेलूंगा. देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. और प्लीज वो ऐसा रहना चाहिए कि आप इमोशनल नहीं हो जाएं कि नहीं इक्विटी 80-20 हो गया है, नहीं शायद मार्केट थोड़ा और चला जाएगा तो मैं अभी निकालता नहीं हूँ. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए और इस एलोकेशन को ध्यान दीजिए. मेरे ख्याल से हम लोग एक और अगर मैं थोड़ा अगर इसको एक्सटेंड करूं तो हम लोग एक इंटरनली एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं. वी कॉल इट एज VCTS. मैं एक्सप्लेन करूंगा. V इज वैल्यूएशन, C इज साइकिल, T इज ट्रिगर एंड S इज सेंटिमेंट्स. वैल्यूएशन मतलब अगर आप देखें कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास का वैल्यूएशन बहुत ही महंगा लग रहा है, देन इट्स अ साइन कि आपको उसमें से थोड़ा ट्रिम करना चाहिए. जैसे आप अगर देखें, जैसे आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल. लाइक अगर आप कोई शर्ट खरीदने जा रहे हैं, आपको अगर देखना है कि ये शर्ट एक्सपेंसिव है या चीप है, आप सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखेंगे. वैसे ही अगर मार्केट एक्सपेंसिव है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट कैप टू GDP. अगर वो ज्यादा महंगे लग रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि इक्विटी थोड़ा महंगा हो गया है, तो वैल्यूएशन इज नॉट इन फेवर. सेकेंड इज साइकिल. सो देयर कैन बी पीरियड की वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा है बट साइकिल इतना सपोर्टिव है कि ये वैल्यूएशंस और थोड़े ऊपर आ सकते हैं. जैसे लास्ट मे बी 1 साल से भी मार्केट थोड़ा महंगा ही था. इट वॉज नॉट वेरी चीप लाइक 2020 बट स्टिल इट कंटिन्यूड द अपवर्ड जर्नीज बिकॉज आपका बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था. तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी, इकोनॉमिक साइकिल अच्छा है, तो मे बी आपको लेट्स से 80 to 60 आना था, मे बी आप 80 to 70 तक ही आइए. वो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं साइकिल वाइज. थर्ड इज ट्रिगर. ट्रिगर इज समथिंग विच इफ यू सी दैट कि कुछ ऐसा इवेंट है जिसके कारण मार्केट करेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. लेट्स से जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया या US फेड का एग्रेसिव रेट हाइक्स हो गया या इंडिया में ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो वो ट्रिगर्स आपको जरूर ध्यान देने पड़ते हैं. फोर्थ एंड द फाइनल इज सेंटिमेंट्स. अगर काफी सारे लोग एक ही सेक्टर
या एक ही थीम को चेस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. ये हम लोग इंटरनली फॉलो करते हैं, दैट सेंटिमेंट्स. सो जैसे 2001 में सारा जो इन्वेस्टर्स थे, दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी फंड्स. दैट्स व्हाई .com हैपेंड. 2007 था जब सबको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करना था, एंड आफ्टर दैट द बर्स्ट हैपेंड. सो अगर आप ये सेंटिमेंट्स भी देख रहे हैं कि नहीं सब लोग एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल. सो इफ यू ट्रैक वैल्यूएशंस, साइकिल और कोई ट्रिगर्स आपको दिख रहा है, एंड सेंटिमेंट्स, आई थिंक ये 4 पैरामीटर्स पे आप अगर देखें कि इक्विटी कैसा लग रहा है, डेट कैसा लग रहा है, या कोई पर्टिकुलर सेक्टर कैसा लग रहा है, आप पोर्टफोलियो आराम से आप रीबैलेंस कर सकते हैं. ओके. एंड अनदर ट्रेंड दैट वी हैव सीन इज कि जैसे ही मार्केट्स थोड़ा अच्छा रिटर्न्स देना शुरू कर देती हैं, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं. एंड वी हैव सीन दैट ट्रेंड इन द रीसेंट पास्ट इज वेल, राइट? तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही चीज़ है एज इन्वेस्टर्स कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए जब मार्केट्स अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, और वी शुड जस्ट होल्ड ऑन टू आवर इन्वेस्टमेंट्स? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपका कुछ पर्टिकुलर गोल है विच यू हैव केप्ट इन माइंड, देन तो आपको मार्केट्स की अप एंड डाउन मूवमेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. यू शुड बी कंटिन्यूइंग विद आपके डिसिप्लिन्ड अप्रोच. बट इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि नहीं, आई हैव टू मैनेज, जैसा इक्विटी वैल्यूएशंस चेंज हो रहा है, तो आपको मेरे ख्याल से मैं अगेन कार का एनालॉजी दूंगा, जो मैंने शायद पुणे एक्सप्रेस हाईवे का भी बात किया था, बट हियर आई विल टॉक अ डिफरेंट एनालॉजी फॉर कार में जैसे आपने देखा होगा अलग अलग गियर होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट? सो आप 5th गियर पे जाते हैं जब एकदम पुणे एक्सप्रेस टाइप का रोड है. तो व्हेन यू सी दैट कि आपका द वैल्यूएशंस इज वेरी चीप, इंडिया यानी बहुत चीप में आपको वैल्यूएशंस मिल रहा है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, तो आप एकदम 5th गियर में चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन यू सी दैट कि नहीं, वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा हो गया है, चीज़ें थोड़ी टफ हो रही है, देन यू कम डाउन टू 4th गियर और 3rd गियर और 2nd गियर और 1st गियर. सो यस, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी छोटे पीरियड में काफ़ी अच्छा रिटर्न आ गया है, एंड जो फंडामेंटल्स है थोड़े नीचे आ रहे हैं, यानी जो भी प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स है, दे आर वे अहेड ऑफ जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स आर नॉट एबल टू कैच अप टू द प्राइसेस, तब डेफिनेटली आपको थोड़ा एक्सपोजर कम करना ज़रूरी है. यानी 5th गियर से 4th गियर 3rd गियर आना ज़रूरी है. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करें. अगर आप वैल्यूएशंस देख रहे हैं तो जब मार्केट महंगा हो रहा है आप इक्विटी रिड्यूस कर सकते हैं, और मार्केट जब चीप हो रहा है तो आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए इक्विटी. तो वो एक अप्रोच आपको हेल्प करेगा. ओके. सो मनीष, वी आस्क दिस टू ऑल आवर स्पीकर्स. आप अपने कुछ लर्निंग्स के बारे में बताइए इन द इक्विटी स्पेस, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, कि हाउ इज इट दैट वी एज इन्वेस्टर्स कैन बी मोर एफिशिएंट. Sure. I think one, if I have to talk my mistakes, I think one thing which I've realized is that कि एक बहुत thin line है between being contrarian and being idiot. So there was a period when I did a personal mistake जहाँ पे मैंने I'll give you an example. When Russia-Ukraine kind of a war happened, and there was a stock which was something which was globally, which was having an exposure to Russia, I kind of invested in that, and it was a contrarian investing because काफी stock correct हो गया था. But then you have to also think of the fundamental, because कि ये war is, I didn't had the clarity कि ये war कितना लंबा चलेगा, क्या होगा और इसका repercussions क्या होगा. So you can be a contrarian investing, but there is a very thin line कि आप अगर contrarian right way में नहीं ले रहे हैं, fundamentals देख के नहीं कर रहे हैं, तो you can become a idiot also. So that's something I can say. It's a very thin line. I think one more thing which we say is that जो मैंने learn किया in equity market is that you should have a very good narrative, or you should have a very good story to tell whenever you have to speak to investors and all. So आप as an investor आपको भी देखना चाहिए when you are investing in a company, is the promoter, whoever is managing that company, or when you are speaking to a mutual fund
fund manager, is he able to create a very good story about what he is presenting? That shows the clarity of thought. That shows promoter है तो वो that shows a very good cohesiveness कि उसके employees सब एक vision से देखते हैं, उसके जो shareholders है they thinks from a same vision. I'll give you an example of Apple. Apple is a company which is known for its storytelling, and they are very beautifully they do storytelling. So in one of their launches, they highlighted something about iPhone, that it is made out of a alloy which is combination of zinc, magnesium, which gives you a very lightweight feel. Then they run it through a brush which makes it a very smooth in terms of appearance. I'm saying you're talking about a phone, but they go so detail in a storytelling कि मैं ये करता हूँ, I do this, I take so much of care to give you a product which is so smooth and so that's a beautiful way of storytelling. If somebody is able to give that storytelling, and I have personally seen if a promoter or somebody who can give a messaging, that shows he is passionate about it, he knows that stuff. So वो एक चीज देखिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए. थर्ड थिंग जो इसी स्टोरी का एक कटआउट है कि स्टोरी ठीक है बट इट शुड बी सपोर्टेड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग बाय एडवर्ड्स डेमिंग व्हिच ही सेज दैट इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट ऑल शुड ब्रिंग डेटा. सो भगवान पे भरोसा है, बाकी जो आ रहा है प्लीज डेटा के साथ आना. तो स्टोरी नैरेटिव अच्छा है, but you should be able to support it with data. So the third point which I have learned is, yes, some people's story looks very good, but आपको एक और filter लगाना पड़ेगा, क्या ये जो story दे रहा है it is actually connected with numbers also. So that's something which I have learned. What I've learned apart from that is there will be mistakes from any people, whether you are doing investment, whether a fund manager is doing investment or a product guy like I am doing an investment, there will be mistakes. You cannot get everything right. Nobody has a crystal gaze. Nobody has, let's say COVID का किसी को पता नहीं था कि March 2020 में आएगा. You cannot plan for that. That's something thing which I have learned कि there would be mistakes and you cannot get everything right. Process over performance, I think that's one important जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया कि performance can be like this but process has to be rock solid. वो चेंज नहीं होना चाहिए. एंड एक और जो अच्छा है विच आई फील आई से हियर इज, आप जब इन्वेस्टर हैं यू विल बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इज नॉट ओनली बाय सेलेक्टिंग द राइट स्टॉक्स और राइट फंड्स, it is also by which stocks you are avoiding, which funds you are avoiding, right? So it's not only the admission which you are taking, also the omission is very important. तो आपने अगर ऐसे स्टॉक्स ले लिए हैं जो यानी आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में रातों की नींद आपकी खराब करने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू बी पेनफुल. सो लर्निंग इज इट्स लाइक वॉरेन बफेट जो है उन्होंने काफी बहुत ब्यूटीफुली बोला था, बेसबॉल अगर आपको याद होगा, बेसबॉल में आपको बैट घुमाना पड़ता है एंड यू हैव अ रियली लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. थिंक ऑफ योरसेल्फ, जब आप इन्वेस्टर हैं, आप सोचिए आप बेसबॉल का बैट लेके खड़े हैं और आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो आपको जो बॉल परफेक्ट अच्छी लगे उसी पे मारिए, बाकी छोड़ दीजिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप क्या ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, दोनों is what is important for making a successful investor. One last thing I will say which I have learned and I like this a lot, there are two types of error, type 1 and type 2 जो हम लोग बोलते हैं. type 1 is जब आपको जो चीज़ नहीं लेनी थी आपने वो गलती से ले ली, and type 2 is आपको जो चीज़ लेनी थी आपने वो नहीं ली, right? So it's like कि one you have taken a wrong thing and the one जो आपको लेना चाहिए था वो आपने अवॉइड कर दिया टाइप में. बट इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में एक और चीज होती है, वन मोर टाइप एरर इज देयर व्हिच वी से टाइप 1.5 व्हिच इज बिटवीन टाइप 1 and 2, कि आपने सही चीज तो ले ली लेकिन आपने उसको साइजिंग नहीं किया, यानी आपने एक अच्छा एक्सपोजर नहीं लिया. तो आपको हमेशा वो दुख रहेगा कि ओह मैंने ये म्यूचुअल फंड तो ले लिया, अच्छा था, बट इसमें थोड़ा और बड़ा साइजिंग लेना चाहिए था, या स्टॉक कोई ऐसा ले लिया जिसमें अच्छा साइजिंग लेना चाहिए. तो म्यूचुअल, सो इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, लिया नहीं लिया खत्म नहीं हो जाता. उस लिया भी तो उसमें आपने कितना एक्सपोजर लिया, क्या साइजिंग किया, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है. तो ये थोड़े बहुत है विच आई कैन
keep yani which I feel ki should be there with investors. Wonderful. Okay, last question. Any book recommendations for our viewers? Yes, I think I think one is which I like personally. मैं story telling का बहुत बड़ा fan हूँ. I like people who can give great stories. तो Morgan Housel, I like him a lot. The Psychology of Money is something definitely I think आप सारे investors को read करना चाहिए. Definitely it's a good book. बहुत ही simple manner में उन्होंने क्या चलता है, the psychological barriers, the challenges which we have while investing, बहुत beautifully एक ऐसे narrative story के way he has represented. I like that book. So Psychology of Money is something which you can keep it. There is one more book which was recommended by our CIO, and this is Checklist Manifesto by Dr. Atul Gawande, and it's also a beautiful book. And अगर मैं इसका small summary बोलूँ तो it's like the book talks about that when you go for for any like medical professionals, when they go for an operation, कुछ भी operation करने के पहले उनका पूरा एक checklist रहता है कि सब सैनिटाइज किया है कि नहीं, कॉटन स्वैप्स है कि नहीं, इज इट हैव यू चेक द वेट ऑफ द पेशेंट, उनका बीपी एक्सेट्रा. सो देयर इज कंप्लीट चेकलिस्ट. तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी एक चेकलिस्ट मेंटेन करें, दैट्स व्हाट दिस बुक टॉक्स अबाउट, आपके मिस्टेक्स जो है ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे. तो इट्स अ गुड बुक कि आप जब भी म्यूचुअल फंड्स लेते हैं कि क्या क्या चेकलिस्ट आप फॉलो करना चाहते हैं, क्या आपके गोल्स है, वो अगर आप रखें तो it will help a lot in terms of that. So I think these two books which I will say ki you can go for it. Yeah. Wonderful, Manish. Thank you so much. I think today's discussion was very enlightening, very enriching. So thank you so much for all your time, and we do hope कि आपके साथ हम दोबारा interview करें, and we hope to get more insights from you in the near future. So thank you so much for your time. Thank you, Namrata. On behalf of ICICI Prudential Mutual Fund, thank you. आपने ये platform दिया, and we always enjoy talking to investors. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Manish. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि मिडिल ईस्ट में जो है काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी इन्वेस्टर्स जो है अब गोल्ड जो एक सेफ हेवन माना जाता है उसकी तरफ भाग रहे हैं. तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे होगा? तो मिस्टर मनीष बोलते हैं कि ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस अब ऑल टाइम हाई पे हैं. इन्वेस्टर्स जो है वो भी रिस्क ऑफ मोड में हैं, और जब ऐसा होता है तो जनरली एफआईआईज जो है वो इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं, और अगर ऐसा कोई भी जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है तो इट शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट मोर इन इक्विटीज. सितंबर 2023 में म्यूचुअल फंड फोलियोज और एसआईपी इनफ्लोज वर एन ऑल टाइम हाई. तो मिस्टर मनीष सेज कि जो एम्फी की म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से जो है काफी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ही ऑल्सो सेज कि अभी हम काफी क्रिकेटर्स को भी देखते हैं जो म्यूचुअल फंड्स को एंडोर्स कर रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट्स ने भी अच्छा किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर देखा जाए तो सेबी की रेगुलेशन भी काफी स्ट्रांग है, दैट हैज लेड टू पीपल इन्वेस्टिंग मोर मनी इन म्यूचुअल फंड्स. लेकिन अभी भी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन काफी कम है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स. फिर हमने थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के बारे में बात करी, एंड द फैक्ट कि नेट इनफ्लोज मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में थोड़े कम हो गए हैं, एंड दिस को भी एट्रिब्यूटेड टू द फैक्ट कि काफी इन्वेस्टर्स जो हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अभी जो वैल्यूएशंस हैं सेगमेंट में वो भी काफी इन्फ्लेटेड हैं. तो मिस्टर मनीष सेज कि पिछले कुछ टाइम में अगर देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट ने लार्ज कैप के कंपैरिजन में काफी अच्छा किया है, लेकिन ये सेगमेंट्स जो हैं अभी 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. इसका मतलब यह है कि अभी थोड़ी एक्सपेंसिव है. सो ही सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको जो है इस सेगमेंट से अपने जो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा मॉडरेट करना पड़ेगा, और अगर आपकी पोर्टफोलियो होल्डिंग में मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट बढ़ गया है तो आप उसको ट्रिम करके थोड़ा रीबैलेंस भी कर सकते हैं.
फिर हमने थोड़ा सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर मनीष सेज कि ये जो फंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्टर और एन इन्वेस्टमेंट थीम। तो ऑब्वियसली अगर हम सेक्टरल फंड्स की बात करें तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं किया तो आपका पूरा फंड परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये जो फंड्स होते हैं ये आइडियल होते हैं एज योर पार्ट ऑफ योर सैटेलाइट पोर्टफोलियो, और आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% से ज्यादा का एलोकेशन इन फंड्स में नहीं होना चाहिए। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर मनीष सेज कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम वुड इंक्लूड एनीथिंग टू डू विद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, सीमेंट हो, बैंकिंग हो, एक्सेट्रा। सो ये ऑब्वियसली जो है थोड़े ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहते हैं कंपेयर टू अ सेक्टरल फंड, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी थीम है एंड आइडियल फॉर सीजन्ड इन्वेस्टर्स। फिर हमने मिस्टर मनीष से ये पूछा कि अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रहा है देन इज इट अ गुड टाइम टू स्टेप अप योर SIPs। तो मिस्टर मनीष सेज कि SIPs इन जनरल हमारी इन्वेस्टमेंट साइकिल को एलोंगेट कर देते हैं, जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है जब आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू इन्वेस्ट इन एक्विटीज, लाइक इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, तो इसीलिए जब मार्केट करेक्शन होता है और आपके पास लमसम नहीं है तब आप डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट्स को या SIPs को स्टेप अप कर सकते हैं। फिर हमने मिस्टर मनीष के साथ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी बात करी एंड मिस्टर मनीष सेज कि अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म तो आपको डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न स्टॉक्स में से बना लिए हैं और आपको लगता है कि वो स्टॉक्स जो हैं फंडामेंटल से आगे भाग रहे हैं, तब आप डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अंत में हमने मिस्टर मनीष से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर मनीष सेज कि एक बहुत फाइन लाइन होती है बिटवीन अ कंट्रेरियन इन्वेस्टर एंड एन इडियट। तो अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए और प्रमोटर होल्डिंग देखनी चाहिए। ही ऑल्सो सेज कि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के टाइम 2 एरर्स आप कमिट कर सकते हैं। पहला एरर ये है कि आपने गलत इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, और जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था उसमें नहीं किया। एंड ही ऑल्सो सेज कि दूसरा एरर ये है कि आपने सही फंड में तो इन्वेस्ट कर दिया लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में इन्वेस्ट नहीं किया। तो ऐसी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए so that we can get good returns from our equity investments. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys loved watching this episode. Please do like this video, share it with everyone and subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.